हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज हम सॉलिड स्टेट में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ वॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। सभी लोगों का वेलकम है सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 5 में। कहानी यहां से शुरू होती है, बताया था मैंने आपको क्या पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। लोकेशन ऑफ वॉइड हमें पढ़ना है किसमें? एफसीसी यूनिट सेल में पढ़ना है बेटा। किसमें पढ़ना है? एफसीसी यूनिट सेल में पढ़ना है। अब मुझे एक बार बताओ, एफसीसी यूनिट सेल क्या होती थी? आप सोचो जरा, मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे की कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार आप देख लो तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी एफसीसी यूनिट सेल बेटा यही होती थी। देखो, आपकी एफसीसी यूनिट सेल यही होती थी। देखो जरा, सामने से देख लो, ये आपकी एफसीसी यूनिट सेल है। कॉर्नर आपस में टच नहीं करते। देखो, ये अगर एक फेस हो गई तो ये कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4, ये कॉर्नर हो गए। और ये वाला, ये सामने वाला क्या हो गया? फेस सेंटर। तो कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, फेस सेंटर वाला अपने कॉर्नर को टच करता है और फेस सेंटर वाला एडजेसेंट फेस सेंटर को टच करता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक, तो आपके पास जो एफसीसी यूनिट सेल बन रही है वो ऐसी यूनिट सेल बन रही है। ठीक है, देख लो एक बार आप, एफसीसी यूनिट सेल क्या है आपकी? ये वाली है, दिख रही है आपको सामने से, बिल्कुल, है ना। तो ये आपकी एफसीसी यूनिट सेल है। तो लोकेशन ऑफ वॉइड के बारे में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? दो टाइप के वॉइड के बारे में हम बात करेंगे। एक है आपका टेट्राहीड्रल वॉइड और एक है ऑक्टाहीड्रल वॉइड। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहीड्रल वॉइड देख रहे हैं, नंबर 1। ठीक, ध्यान से देखना कहां पर प्रेजेंट होता है। पहला, एट बॉडी सेंटर। कहां पर? बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। कैसे बनता होगा? 6 एटम से ऑक्टाहीड्रल वॉइड बनता है और 6 एटम आपके कुछ इस टाइप से लगे होंगे। देखो, ऑक्टाहीड्रल वॉइड कैसे बनेगा? जैसे 3 एटम ये हो गए, 3 एटम ये हो गए, तो सामने से जो आपको दिख रहा है वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड है। देख लो, जो आपको सामने से दिख रहा है, कौन सा वाला वॉइड ऑक्टाहीड्रल वॉइड है बेटा? देखो, सामने से दिख रहा है आपको? अरे ये वाला यार, ये इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहीड्रल वॉइड। अब ये कैसे बन रहा होगा वो हमें समझना है। देखना, अब ये वॉइड कैसे बन रहा होगा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, हल्का सा ऐसा। देखो ये, ठीक, मतलब 4 एटम एक प्लेन में। कौन कौन से 4 एटम एक प्लेन में हैं? 1 2 3 और ये पीछे वाला 4। एक एटम अबव द प्लेन और एक एटम बिलो द प्लेन होता है। एक एटम अबव द प्लेन होगा और एक एटम क्या होगा बेटा? बिलो द प्लेन होगा। अब ये कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के राइट वाला फेस या राइट वाली दीवार का सेंटर, लेफ्ट वाली दीवार का सेंटर, फ्रंट वाली दीवार का सेंटर और बैक वाली दीवार का सेंटर, ये चारों फेस सेंटर एक प्लेन में होंगे। ठीक है, और सीलिंग का फेस सेंटर ये हो गया और फ्लोर का फेस सेंटर ये हो गया। ध्यान से समझना बात को, बहुत आराम से। ये कौन से फेस सेंटर हो गए आपके? लेफ्ट वाला, राइट वाला, फ्रंट वाला और बैक वाला। ये 4 फेस सेंटर एक प्लेन में हैं। एक ऊपर हो गया ये वाला सीलिंग का और ये हो गया फ्लोर का। मतलब बॉडी के सेंटर पर खाली जगह क्रिएट होगी, जिसको बोलते हैं क्या? ऑक्टाहीड्रल वॉइड। समझ रहे हो? तो कहां क्रिएट होता है ऑक्टाहीड्रल वॉइड? बॉडी के सेंटर पर। अगला देखना, सेकंड, एट एज सेंटर। एज सेंटर, ध्यान से सुनना, एज के सेंटर पर भी क्रिएट होता है। मैं आपको डायग्राम बना देता हूं ताकि मैं इसमें भी आपको बता पाऊं, है ना। ध्यान से देखना जरा, ये मेरे पास क्यूब है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये मेरे पास एक क्यूब है, इस तरीके से, है ना। तो कहां बोला आपने? एज के सेंटर पर और बॉडी के सेंटर पर, यही बोला आपने। एज सेंटर और बॉडी सेंटर, मतलब जो खाली जगह है ऑक्टाहीड्रल वॉइड, जो खाली जगह है वो कहां कहां पर है? ध्यान से देखना, वो खाली जगह आपकी कहां कहां पर है? बॉडी के सेंटर पर खाली जगह है। ये खाली जगह है ना, यहां पर है एज के सेंटर पर। ठीक है, हर एज के सेंटर पर खाली जगह मिलेगी आपको, है ना। हर एज के सेंटर पर खाली जगह मिलेगी बेटा, ध्यान से करेंगे। देखो,
ऐसा ऐसा एज सेंटर पर हर जगह, ऐसा ऐसा हर एज के सेंटर पर, कोई भी मत छोड़ना, हर एज के सेंटर पर खाली जगह मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो। और बॉडी सेंटर मतलब ये क्या लिखे हैं मैंने, ये है बेटा OHV, बॉडी सेंटर पर भी तो है OHV, ठीक है। अब ये एज सेंटर का कैसे क्रिएट होता होगा, ध्यान से सुनना, समझ लो बात को। एज सेंटर का कैसे क्रिएट होता है, मान लो आपके सामने ये ऊपर वाली एज है, आप जिस रूम में बैठे हो ना उसकी कोई एक एज ले लो, है ना। जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, तो मैं जहां खड़ा हूं ना, ये ऊपर वाली एज कंसीडर करना, आप जैसे क्लासरूम में बैठे हो ऐसे समझ लेना, है ना। तो ये एज सेंटर पर बन रहा है, कैसे बनेगा, ऊपर के दोनों कॉर्नर, इधर मेरे वाले जहां पे मैं खड़ा हूं, ऊपर के दोनों कॉर्नर हो गए, ठीक है। इस वाले दीवार का सेंटर जहां बोर्ड लगा हुआ है, ठीक, ये कितने हो गए, 3 हो गए एटम, 2 कॉर्नर 1 दीवार का सेंटर। जिस रूम में मैं खड़ा हूं, जहां पर फैन लगा है, जो आपको नहीं दिख रहा मुझे दिख रहा है, जहां पर फैन लगा है वहां पर एक सेंटर, मतलब एक फेस सेंटर वाला एटम वो हो गया। टोटल एटम 4 हो गए अभी तक, कौन कौन से, 2 कॉर्नर, एक फ्रंट का फेस सेंटर, एक सीलिंग का फेस सेंटर। अब सुनना जरा, ये रूम जो है, ऐसे खड़ा हूं मैं, है ना, ये रूम जो है, इस रूम के इस तरफ जहां बोर्ड लगा है ना, उसके उस तरफ वाला रूम, उसका फेस सेंटर, और जहां ये बोर्ड लगा है इसके ऊपर वाले रूम में उसका फेस सेंटर। समझ रहे बात को, इसके ऊपर वाले रूम का फेस सेंटर। ये 6 एटम होते हैं, कैसे, अब समझना जरा। जैसे मेरे पास ये है मेरे पास क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, पक्का क्लियर है। अब सुनना जरा, आगे आगे समझाता हूं, देखना। ये इस रूम का कॉर्नर, जिस रूम में मैं खड़ा हूं, ये इस रूम का कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर हैं, ठीक है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ठीक। ये इस रूम का सीलिंग का फेस सेंटर, ठीक है, ये वाला इस रूम का जहां बोर्ड लगा है उसका फेस सेंटर, फ्रंट का, ठीक। फ्रंट के अपोजिट ये वाला, ये ना, इस फ्रंट के अपोजिट ऊपर एक लगा है फ्रंट में फेस सेंटर, और इस रूम की सीलिंग के अपोजिट देखो, इसके अपोजिट कौन सा लगा है, देखो ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला फेस सेंटर, है ना। मतलब इस रूम के 4 एटम और बाकी 2 रूम के एक एक फेस सेंटर वाला काउंट होगा। कौन कौन से, फिर समझ लो, देखना मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं कैसे। ये जो एज सेंटर का कैसे क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान समझना जरा बात को, है ना। एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर, 2 कॉर्नर हो गए, ठीक। और सुनो, इस रूम का फ्रंट का फेस सेंटर, ठीक है, इस रूम का फ्रंट का फेस सेंटर, यहां पर इस वाली फेस के फ्रंट में कोई होगा, इस फ्रंट के ऊपर कोई फ्रंट होगा, उसका फेस सेंटर, ठीक है। अब इस रूम की सीलिंग, किसकी, इस रूम की सीलिंग यहां मान लो, और ये रूम के पास वाले रूम की सीलिंग कहीं यहां हवा में होगी, ठीक है, यहां पर हवा में होगी, जिसको मैं प्रोजेक्ट करके ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक। मतलब सीधी सी बात है, अब मैं हटा देता हूं, समझाने के लिए बताया था। मतलब सीधी सी बात है क्या, इस रूम में जहां मैं खड़ा हूं उसके 2 कॉर्नर उठा लो, ठीक। एक ये जहां बोर्ड लगा है उसका फेस सेंटर, और जिस रूम में मैं खड़ा हूं इसके ऊपर रूम होगा उसका फ्रंट का फेस सेंटर। फ्रंट कैसे चूज करोगे, आप मान लो मुझे देख रहे हो, आप क्लास में बैठे हो, उसके अकॉर्डिंग सोचना, आपके सामने बोर्ड लगा, ये फ्रंट है ना, तो इस रूम का फ्रंट का फेस सेंटर और ऊपर वाले रूम का फ्रंट का फेस सेंटर, 2 ये हो गए, 2 कॉर्नर हो गए, इस रूम की सीलिंग और पास वाले रूम की सीलिंग, समझना बात को, इस रूम की सीलिंग और पास वाले रूम की सीलिंग, उधर वाले रूम की सीलिंग होगी। ये 6 एटम होंगे, ठीक है, समझ गए। तो बॉडी सेंटर पर क्या होता है, बॉडी सेंटर का OHV क्रिएट कैसे होता है, 6 फेस सेंटर से, कैसे, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, 4 हो गए, है ना, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये वाले, ये चारों, ठीक है। आप एक रूम में बैठे हो मान लो, है ना, तो ये चारों फेस सेंटर, सीलिंग का फेस सेंटर, फ्लोर का फेस सेंटर, ये 6 एटम से बीच में वॉइड बनेगा। एज सेंटर का कैसे बनता है, 2 कॉर्नर, एक इस रूम की सीलिंग और इस रूम का फ्रंट, ये फ्रंट मान लो, आप मुझे देख रहे हो, फ्रंट ये हो गया है ना, तो इस रूम का फ्रंट, ऊपर वाले रूम का फ्रंट, और इस रूम की सीलिंग थी उसके पास वाले रूम की सीलिंग, ऐसा होता है ना। तो ये हो गया बेटा लोकेशन ऑफ OHV, कहां होता है,
बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर। क्लियर है बिल्कुल। चलो भाई, ये लोकेशन किसमें पढ़ रहे हैं हम? एफसीसी में, हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ टीएचवी, अब ये कहां पर होता है सुनना जरा, पहले लिख दूं फिर बात करेंगे। पहला, एट बॉडी डायगोनल, एट बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पर होता है ये। कैसे पता? अब मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास, हम किस में देख रहे हैं? एफसीसी में देख रहे हैं बेटा, है ना। मेरे पास एफसीसी यूनिट सेल है, पास में आके दिखाऊंगा तो बिल्कुल साफ दिखेगा भी। मेरे पास एफसीसी यूनिट सेल है, ये वाली, ठीक। मैं बॉडी डायगोनल कौन सा बोल रहा हूं? मैं इधर से एंट्री करूंगा, इधर से, ठीक है, इस जगह से। यहां से एंटर करूंगा तो मैं यहां से निकलूंगा, इस जगह से निकलूंगा। कौन सा वाला आइटम है? ये वाला, ये देखो, ये वाला आइटम है, ठीक है। ये आइटम हो गया, और ये ऐसा है, ये वाला और ये वाला, 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 है ना। ये दो एटम के बीच में लाइन खींच दो तो बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे बनता है टीएचवी, ठीक है। देखना, टेट्राहेड्रल वॉइड, एक एटम ये हो गया, ये समझना, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, और एक एटम ये हो गया। आपको सामने से दिख रहा है, देखो, एक, ध्यान से सुनना, एक, दो, तीन, चार। देखो ऐसे अगर मैं रख दूं आपके सामने, ऐसे रख दूं तो सामने से जो दिख रहा है कौन कौन सा? देखना, एक ये हो गया, एक, दो, ये वाला, ये, तीन, ये, चार। तो ये टीएचवी होता है ना। मतलब अगर मैं आपको इसमें से बना के बताऊं, बात को समझना जरा, है ना। समझने आए हो तो बिल्कुल अच्छे समझ के जाना। देखो, तीन एटम ये हो गए, ट्राइगोनल वॉइड है, अभी इसके ऊपर एक एटम रख दिया, ये टेट्राहेड्रल हो गया, ऐसा। तो ये कौन कौन से एटम है? ये कॉर्नर का एटम है, तो इस कॉर्नर के एडजेसेंट तीन फेस जाती हैं भाई। जैसे मान लो इस रूम का ये कॉर्नर है, ठीक है, इसके एडजेसेंट तीन फेस जाती हैं। आप जिस रूम में बैठे हो ना, उसी में सोच लो, इस रूम में एक कॉर्नर है, उससे तीन फेस, इस रूम में ही बोल रहा हूं, है ना। इस रूम में ही एक ये दीवार राइट वाली, एक फ्रंट वाली, एक सीलिंग वाली, तो ये कॉर्नर है। तो ये कॉर्नर कौन सा हो गया? मान लो इधर वाला कॉर्नर है, ठीक है। तो ये तीन फेस सेंटर कौन से हो गए? राइट वाला फेस सेंटर, लेफ्ट वाला, सॉरी, फ्रंट वाला फेस सेंटर, राइट वाला फेस सेंटर और सीलिंग वाला फेस सेंटर। मतलब ये तीन एटम कौन से हैं? फेस सेंटर के हैं, और ये कौन सा है? कॉर्नर है, ऐसा रखा हुआ है, समझ रहे हो। तो जो मैंने पकड़े हैं तीन एटम, ये फेस सेंटर हैं, और इसके ऊपर तुमने कॉर्नर रख दिया, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया आपका, ठीक है। ऐसा होता है। जिस भी कॉर्नर को आप पकड़ते हो, उस कॉर्नर से गुजरने वाली तीन फेस, उस कॉर्नर पर आने वाली तीन फेस, तीन दीवारें होती हैं। आप अपने रूम में ही देख लो ना, एक कॉर्नर में कितनी दीवारें? एक रूम के अंदर तीन दीवारें होती हैं, है ना। समझ गए? तो एट बॉडी डायगोनल। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं, मतलब बना के बता देता हूं कैसे। देखो, ये है आपका क्यूब, ध्यान से देखना, ये है आपका क्यूब। अब बेटा इस क्यूब में, समझना बात को, है ना। इस क्यूब में मैं बॉडी डायगोनल किससे बोल रहा हूं वो देखो। इस क्यूब का बॉडी डायगोनल है ये। इस बॉडी डायगोनल में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर मिलेगा आपको? इस वाले कॉर्नर से अंदर की तरफ, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अभी मैं डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। ऐसे हर एक कॉर्नर का होगा। मतलब एक बॉडी डायगोनल पर, सुनना ध्यान से, एक बॉडी डायगोनल पर दो कॉर्नर आते हैं। तो जैसे मैंने इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को पकड़ा है, इस कॉर्नर का टीएचवी ये है, तो इस वाले कॉर्नर का टीएचवी ये होगा। मतलब दो टीएचवी होते हैं एक बॉडी डायगोनल पे। अगर मैं एक बॉडी डायगोनल के बोलूंगा ना, तो दो टीएचवी होते हैं। या ऐसे आप बोलो, हर एक कॉर्नर अपना टीएचवी क्रिएट करता है। क्या बोला मैंने? दो बार बोलेंगे, दो बार मेरे साथ बोलो। हर एक कॉर्नर अपना टीएचवी क्रिएट करता है। हर एक कॉर्नर अपना टीएचवी क्रिएट करता है। एक और बार हो जाए, हर एक कॉर्नर अपना टीएचवी क्रिएट करता है। मतलब
अंदर की तरफ वॉइड बन रहा है, ये क्यूब के अंदर बन रहा है वॉइड, ठीक है। तो ये क्या है आपका THV, और ये भी आपका क्या है THV, अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसा होता है, समझ गए बात को, क्लियर एकदम। चलो, मतलब आपको दो चीजें क्लियर हैं क्या। पहला, THV बॉडी डायगोनल पे आता है, कॉर्नर से कुछ डिस्टेंस अंदर आएगा, अभी हम बात करेंगे डिस्टेंस की, है ना। और OHV दो जगह आता है, बॉडी सेंटर और एज सेंटर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। अब अगर मैं आपसे बात करूं, यहीं पर ही लिख लेता हूं मैं, अभी हमने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, OHV THV से रिलेटेड। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, देखो ध्यान से देखना। ध्यान समझना बात को, है ना। आप मुझे बताओ OHV कहां था। अगर मैं OHV की बात करूं और THV की बात करूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, बताना जरा ध्यान से सुनना। मेरे पास OHV कहां था, एज सेंटर पे था, ठीक है। तो अगर मैं एक एज बाहर निकाल लूं तो इस एज का एक कॉर्नर ये हो गया और एक कॉर्नर ये हो गया, ये क्या हो गया आपके कॉर्नर, ठीक है। ये क्या हो गया कॉर्नर। इस एज के सेंटर पर, कहां पर, सेंटर पर, यहां पर क्या मिलेगा, OHV मिलेगा। तो आप मुझे डिस्टेंस बता सकते हो कितना होगा, बताओ। अगर ये एज लेंथ A है तो OHV तक की डिस्टेंस कितनी होगी, A/2, ठीक है। ये भी और ये भी A/2, ऐसा होता है। ये OHV पहला वाला बता रहा हूं, कौन सा, एज सेंटर। तो मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल OHV एट एज सेंटर कितने होंगे, एज सेंटर कितने होते हैं 12। अब सुनना ध्यान से, एज सेंटर बेटा कितने होते हैं 12, और 12 एज सेंटर हैं, इसका मतलब वो जो वॉइड क्रिएट हो रहा है उसका कितना हिस्सा इस रूम में आएगा। एज सेंटर पे 12 हैं, इस रूम में खाली हिस्सा आपको 1/4 का दिखेगा, मतलब 3 एटम दिखेंगे आपको टोटल। अगर हम खाली हिस्सा दिखाएं, मतलब उस खाली हिस्से में अगर हम कोई एटम प्लेस करना चाहें तो उसका कितना हिस्सा दिखेगा, 1/4 दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। ये हो गया इसका। अगला देखना, दूसरा कहां बोला था आपने, बॉडी सेंटर पर, है ना। तो ये नंबर 1 हो गया एज सेंटर वाला, ठीक है। ये मैं आपको डिस्टेंस बता रहा हूं अब, है ना। ये एक काम करो, थोड़ा अच्छा लगने दो। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो, ऐसा, समझना बात को, है ना। पहला मैंने कौन सा लिया बेटा, एज सेंटर। अगला देखना सेकंड वाला, सेकंड वाला कहां ले रहा हूं, बॉडी सेंटर। अब ध्यान सुनना, बॉडी सेंटर। अगर मैं एक बॉडी सेंटर ड्रॉ करूं, ये रहा मेरा बॉडी सेंटर, समझना बात को, है ना। ये बॉडी सेंटर है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ठीक है। तो ये भी कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है, ठीक। तो मैंने क्या बोला, OHV कहां पर है, इस जगह पर, यहां पर क्या है OHV। अब सुनना ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है, √3a, उसका आधा कितना है, √3a/2 इधर, और यहां से भी √3a/2 इधर, ऐसा होता है। मतलब ध्यान से देख लो जरा, 2 OHV हैं, कहां कहां, मतलब लोकेशन दो जगह है, लोकेशन दो जगह, एज सेंटर बॉडी सेंटर। एज सेंटर पर टोटल कितने मिलेंगे, 12 एज सेंटर, लेकिन एक रूम में बैठ के देखोगे तो 1/4 पार्ट आपको खाली दिखेगा, है ना। तो ये तो 3 हो गए। बॉडी सेंटर पे कितने होंगे, तो टोटल OHV एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर कितने हैं, पूरा का पूरा। क्यों बेटा, बॉडी सेंटर कहां आता है, रूम के अंदर आता है, और अगर रूम के अंदर आता है इसका मतलब वो पूरा का पूरा हिस्सा खाली होगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पूरा लेंगे अपन, खाली हिस्से का भी 1। तो टोटल OHV अगर आपसे कोई पूछे, फाइनल अगर पूछे टोटल OHV बता दो, तो कितने बोलोगे,
टोटल अगर OHV बोलेंगे तो कितने होते हैं? 4। कैसे? 3 एज सेंटर और 1 बॉडी सेंटर। समझना बात को? 3 एज सेंटर वाले, क्योंकि 12 इंटू 1/4, और एक कौन सा होता है बेटा? बॉडी के सेंटर वाला। समझ गए? तो ये है मेन चीज। अब इधर आ जाओ THV में। THV कहां होता है? बॉडी डायगोनल पर। ठीक है, और बॉडी डायगोनल का मतलब ये बॉडी सेंटर से पास होना है ना। तो चलो अब ये तो हम THV की बात कर रहे हैं। ये और ये क्या हो गया? कॉर्नर। ठीक है, ये क्या हो गया? कॉर्नर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको क्या लिखूंगा? ये क्या है? ये है बेटा एज। एक रूम की एज है, क्यूब की एज है। ये क्या है? इसको क्या लिखूंगा? ये क्या है? एक रूम का या क्यूब का बॉडी डायगोनल है। ध्यान रखना, बॉडी डायगोनल। अब आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। इसको क्या बोलोगे बेटा? ये भी बॉडी डायगोनल है। क्या है? बॉडी डायगोनल है। ठीक, ध्यान सुनना, बॉडी डायगोनल है। THV कहां मिलेगा? THV तुमको मिलेगा, OHV को मैंने पिंक से बनाया था ना, THV को किसी और कलर से बनाएंगे। किससे बनाए? व्हाइट से बना देते हैं। नहीं व्हाइट नहीं, येलो से। देखो यहां पर मिलेगा बेटा क्या? THV। एक यहां पर और एक यहां पर मिलेगा, इस जगह क्या मिलेगा? THV। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इधर से लेकर इधर तक की डिस्टेंस बॉडी डायगोनल है, कितना है? √3a का। ये पूरा का पूरा बॉडी डायगोनल √3a का। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो पहली बात ध्यान सुनना, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक? ये होती है बेटा √3a/4। ठीक है, यहां से भी ये डिस्टेंस √3a/4। मतलब कॉर्नर से, ध्यान से सुनना, कॉर्नर से THV तक की डिस्टेंस √3a/4। बिल्कुल पक्का है। ठीक है, ऐसा होता है ये। अब मैं ये सारे के सारे पॉइंट एक साथ मिक्स करके फाइनल डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। समझ गए बात को? तो यहां मैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आप लिखोगे वो मैं यहां लिख रहा हूं। मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे आपसे। ध्यान से देखना जरा, 2 चीजें ध्यान रखो। ठीक है, यहां मैं MI* करके लिख देता हूं। 2 चीजें ध्यान रखो। एक रखो याद एज, कि ये हो गई अपनी एज। ठीक है, और ये हो गया बॉडी डायगोनल। ये याद है, काम खत्म। देखो अब सुनना जरा, इधर इस जगह और इस जगह ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर। ठीक, बीच में यहां पर है OHV। क्या है? OHV। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? a/2। टोटल डिस्टेंस अगर एज लेंथ a बोलता हूं, अगर मैं एज लेंथ को a बोलता हूं तो टोटल डिस्टेंस a है। दिख रहा है? ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है ना। टोटल डिस्टेंस a है, OHV a/2 पे है। कहां पर? एज सेंटर। अब ध्यान से देखना, देखते जाना, बिल्कुल देखते जाना। दूसरा पॉइंट ये, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे? ये हो गया कॉर्नर, और बेटा ये हो गया कॉर्नर। ध्यान से देखना जरा, पढ़ने आए हो तो बढ़िया से पढ़ के जाओ, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा सारी चीजें, है ना। ध्यान से देखना, ये क्या है आपका? OHV। ये है OHV, क्योंकि OHV 2 जगह होता है, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। ये OHV है ना। और मैं THV को ऐसे बना देता हूं, ये है आपका THV। ठीक है, यहां पर THV, यहां पर है THV, ऐसा। अब ध्यान से सुनते जाना, ये है बेटा बॉडी डायगोनल। क्या है? बॉडी डायगोनल। अब देखो डिस्टेंसेस क्या क्या होंगी, है ना, देखते जाना। यहां से पूरी डिस्टेंस पूरी √3a होगी, क्यों? बॉडी डायगोनल है। यहां से OHV की डिस्टेंस कितनी होगी? √3a/2, क्योंकि बॉडी सेंटर है। और टेट्राहेड्रल वॉइड उसके भी आधे पर बनता है, मतलब √3a/4 ऐसा होता है। ये क्या है? THV। ये क्या है? THV। और ये क्या है? OHV। बस इतना आपने याद कर लिया, सवाल एकदम क्रैक कर जाओगे।
मतलब अब फाइनल, अभी तक तो मैं सारी चीजें समझा रहा था, अब फाइनल चीज बोल रहा हूं जो आपको याद रखनी है। क्या? दो चीजें याद रखो। एज सेंटर पर एक एज उठाओ तो एज सेंटर पर OHV बनता है कितने डिस्टेंस पर? अगर एज लेंथ A है तो A/2 पे बनता है। क्लियर? दूसरा, बॉडी सेंटर पर 3 वॉइड आते हैं। हाँ 3 आते हैं, देखो बॉडी सेंटर पे 3 वॉइड आते हैं पूरे के पूरे। कौन कौन से? एक बॉडी सेंटर पे 3 आते हैं ना, तो एक बॉडी सेंटर पे 3 वॉइड कौन कौन से? THV, फिर OHV, फिर THV। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ऐसा होता है। डिस्टेंस क्या? पूरी √3 है, आधी √3a/2, उसका आधा √3a/4। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखोगे तो सारे सवाल बना ले जाओगे। सवाल कैसे पूछेंगे? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 THV, मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो √3a/4 का डबल, क्योंकि हर एक पोर्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक, देखना जरा, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं और चीजें लिखते हैं। देखो ध्यान से देखना जरा, देखो ये हो गया आपका कॉर्नर, समझना, ये हो गया आपका कॉर्नर, ठीक। ये हो गया आपका THV, ये हो गया आपका OHV, और ये हो गया आपका THV। ये बराबर हिस्से में बटे हुए हैं, ये सब इक्वल हिस्से में है। टोटल √3 है, दिख रहा है सही से? हाँ, टोटल √3 है, उसका आधा √3a/2 और उसका भी आधा √3a/4, ठीक है। √3a के आधे पर OHV मिलेगा और उसके भी आधे पर THV मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है ना? चलें, अब इसमें एक सवाल और होता है, जैसे ये वाला देखो। अगर आपको यूनिट सेल में, क्या बोला है ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एटम किसी यूनिट सेल में अगर आपके Z हैं तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में OHV उतने ही होते हैं जितने एटम हैं। ये होता है ऐसा, है ना? और THV डबल होता है। ये याद कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना ले जाओगे, है ना? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर यूनिट सेल कौन कौन सी हो सकती है वो सुनो। यहां जो यूनिट सेल लिखी ना, यहां जो ये यूनिट सेल लिखी है ना, ये कौन सी है? ये है तुम्हारी या तो FCC यूनिट सेल या HCP यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल कैसे क्रिएट होती? CCP पैकिंग से। और HCP3D लिखना है ना, ये कैसे क्रिएट होती है आपकी? HCP3D पैकिंग से, है ना? तो ये कहानी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ एटम आपके Z हुए तो OHV Z और THV डबल होते हैं। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या? अगर तुम्हारी देखो दो ही यूनिट सेल में वैलिड है, ये क्या? केस 1 इन FCC या CCP पैकिंग होती है और उसकी यूनिट सेल क्या होती है? FCC होती है। केस 2 HCP पैकिंग होती है, ठीक है, और उसकी यूनिट सेल भी HCP3D ही होती है ना? तो ब्रैकेट में मैंने यूनिट सेल लिखी है। अब देखना जरा ध्यान से, टोटल एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने? Z। तो टोटल नंबर ऑफ OHV ऑक्टाइडल वॉइड कितने? Z। अच्छा यहां का Z क्या होगा? वही तो लिखना है, 4। OHV 4 और टोटल नंबर ऑफ THV कितने होंगे? 8। 4 होंगे तो 4 OHV, उतने ही OHV होते हैं, डबल THV होते हैं ना। यहां आ जाओ, यहां क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें? यूनिट सेल में। यहां 6 होंगे तो OHV 6 और THV 12। टोटल नंबर ऑफ OHV, उतने ही OHV और THV उसके डबल। ये आप ध्यान कर लोगे, सारी समस्याएं तुम्हारे जीवन की दूर हो जाएंगी, ठीक है? बहुत आसान है, ठीक। चलो भाई देखना, इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते रहते हैं बेटा, इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। कैसे करना है ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनना, ए वाला CCP में है, मतलब ए वाला क्या बना रहा है? FCC यूनिट सेल बना रहा है। और FCC यूनिट सेल का Z कितना होता है? 4। क्यों? FCC यूनिट सेल अगर बना रहा है तो कहां होगा? कॉर्नर पे होगा और फेस सेंटर पे होगा, और वो टोटल नंबर ऑफ एटम 4 आते हैं। अब सुनना ध्यान से, अगर FCC में 4 एटम हैं तो OHV कितने होते हैं? 4। जिसमें से कितना लेना है? 100%, मतलब सारे के सारे वॉइड में हमें एटम भी प्लेस करना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? A4B4, ये सबसे पहले आएगा, 4 से डिवाइड कर दो, AB इज द फाइनल आंसर। इससे आसान आपके जीवन में कुछ भी चीज नहीं है ना? बहुत आसान है। अगला बताओ, अगर HCP3D है तो टोटल एटम कितने? 6। OHV कितने होते हैं? 6।
लेकिन 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 लेना तुम्हें कितना है? 50% लेना है। कितना लेना है तुम्हें? 50%, मतलब 1/2। मतलब ये क्या आ गया? 3। तो ये आ गया A6B3, है ना? A6B3, 3 से डिवाइड A2B। दिस इज द फाइनल आंसर। कितना आसान है। और देखो, एक दो और कर लेते हैं, आ जाओ। सीसीपी का मतलब यूनिट सेल क्या है? FCC। क्या है? FCC। तो Z क्या हो गया इसका? 4। और THV कितने होते हैं? डबल। 4 का डबल 8, लेकिन लेने आपको 2/3 हैं। आंसर आ गया देखो। A कितना? 4। B कितना? 16/3। 8 × 2 16 होता है ना बचपन से। 3 से मल्टीप्लाई, 4 × 3 कितना? 12, और B 16। 4 से डिवाइड, तो 4 × 3 12, और 4 4 16। A3B4 इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान है भाई, यही आते हैं एग्जाम में। आ जाओ जरा। HCP3D कितने? 6। OHV कितने? 6। कितना लेना है? 1/3। तो ये तो कट गया आपका कितना? 2 टाइम्स। तो A6B2, A3B इज द फाइनल आंसर। 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला। कितना आसान है भाई, बहुत आसान है। करके आना एग्जाम में, है ना? इसलिए तो पढ़ा रहे हैं आपको। अगला नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेडियस रेशियो। इसको पढ़ते क्यों है वो सुन लो पहले। रेडियस रेशियो को बेटा इसलिए पढ़ते हैं कि हम किसी आयनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर पाए। अब होता क्या है, जैसे हम कोई भी लैटिस बनाते हैं, कोई भी लैटिस देख लो, मान लो ये है, ये जो लैटिस है, ये कौन सा लैटिस है बताओ? पता है आपको? FCC यूनिट सेल है, ठीक है? तो ये आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? कैटायन और एनायन से बनता है। तो ये जो लैटिस है ना, ये लैटिस बनाते हैं यूजुअली एनायंस, जो बड़े साइज का होता है वो बनाता है। यूजुअली एनायन बड़ा होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि कैटायन बड़ा नहीं हो सकता, कैटायन भी बड़ा हो सकता है। एनायन यूजुअली बड़ा होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये लैटिस एनायन ने बना दिया। अब इसके जो THV और OHV हैं, वहां हमने प्लेस कर दिया जो खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह, ये खाली जगह, है ना? ये जितनी भी खाली जगह आपको दिख रही हैं, इन खाली जगह में कैटायन को प्लेस किया जाता है, तो अपने को एक आयनिक कंपाउंड मिलता है। ठीक, तो ये कहानी है इसकी। तो रेडियस रेशियो से हम ये बता सकते हैं कि किस टाइप की ज्योमेट्री एक्वायर करेगा वो पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड। कैसे? ध्यान से सुनना। पहली बात डिफाइन करेंगे बिल्कुल बेसिक से। क्या? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, बस अब यहां से लिखना है। इट इज द रेशियो ऑफ क्या? R void अपॉन R एटम, ये लिखो। या void में कैटायन जाता है और जो लैटिस बनाता है वो एनायन बनाता है, ऐसा लिखो। या R+ अपॉन R- लिखो, या स्मॉल r अपॉन कैपिटल R लिखो। बात बराबर है। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ R void अपॉन R एटम, या RC अपॉन RA, या R+ अपॉन R-। अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। मतलब सिंपल सी बात है, जिसकी रेडियस कम है वो न्यूमरेटर में, और जिसकी रेडियस ज्यादा है वो डिनोमिनेटर में। मतलब अगर मैं आपको देसी भाषा में लिख के बताऊं, क्या? ध्यान सुनना। अगर मैं ऐसा लिखूं, क्या? जिसकी रेडियस कम, जिसकी रेडियस कम वो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय, क्या लिखूंगा? जिसकी रेडियस ज्यादा, जिसकी रेडियस ज्यादा। ये कहानी है ना? मतलब जिसकी रेडियस कम है उसको न्यूमरेटर में रखो। अब वो डिपेंड करता है कैटायन हो चाहे एनायन हो, है ना? जिसकी रेडियस कम है वो कहां आएगा? न्यूमरेटर में आएगा, और जिसकी रेडियस ज्यादा है वो डिनोमिनेटर। सिंपल सा है। मान लो एनायन छोटा हुआ तो उसको ऊपर रख देना, कैटायन बड़ा है नीचे रख देना, ऐसा चलता है ना? यूजुअली कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होता है, इसलिए अपन यहां कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो ले रहे हैं। हो सकता है ये रेशियो R- अपॉन R+ लिखना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी रेडियस छोटी, ये सबसे बढ़िया चीज है ना? जिसकी रेडियस कम उसको न्यूमरेटर में, ज्यादा तो डिनोमिनेटर में। इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। अब इस रेडियस रेशियो को निकालते कैसे हैं? हर एक ज्योमेट्री को बेटा कंसीडर करते हैं, और उस ज्योमेट्री में हम कैटायन को प्लेस करते। कहां करते हो? वॉइड में करते हो। तो उस कैटायन को प्लेस करने के बाद हम उस कैटायन का रेडियस निकाल लेते हैं। एनायन का मतलब एटम का रेडियस हो गया, और हम रेडियस रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेडियस रेशियो कैसे कैसे आता है, पहले मैं टेबल बनाऊंगा, फिर मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि कैसा होता है ना।
अगर तुम्हारा देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आप हर आयनिक कंपाउंड को तो चेक करोगे नहीं ना। मान लो डिफरेंट कैटायन और डिफरेंट एनायन का कॉम्बिनेशन दे दिया और आपसे पूछा बताओ इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी अगर आयनिक कंपाउंड बनेगा तो आपको पहले से कुछ रेंज पता होनी चाहिए जिससे आप आंसर कर सकते हो, है ना। ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा रेडियस रेशियो 0.155 से, ठीक है ध्यान सुनना, आरसी बाई आर ए 0.155 से 0.225 है, इसमें बेटा इसमें जो लेफ्ट साइड लिखा है वो इंक्लूड है, राइट साइड वाला एक्सक्लूड है ना। तो ये इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 3 और एग्जाम्पल भी लिखते जाएंगे क्या, B2O3 में ऐसा होता है, ठीक है। बस ऐसे एक एक एग्जाम्पल हम लिखते जाएंगे। अगला 0.225 से 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी, 4। एग्जाम्पल इसका ZNS, इस तरीके से। मतलब आपको क्या दिया जाएगा यार, देखो आपको एक कैटायन बता देंगे उसकी रेडियस बता देंगे, एनायन बता देंगे उसकी रेडियस बता देंगे, दोनों को डिवाइड करो, चेक करो किस रेंज में आ रहे हैं, वही उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक चीज और बढ़ा लेता हूं, इसको थोड़ा खिसका के ज्योमेट्री ऑफ वॉइड भी बढ़ा लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। देखना कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लिख ही रहे हैं, साथ में ज्योमेट्री ऑफ वॉइड, क्यों, उसी वॉइड में आप क्या रखोगे, कैटायन रखोगे ना, तो वो लिखना जरूरी है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ज्योमेट्री ऑफ वॉइड क्या आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब क्या है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, THV, टेट्राइडल वॉइड, है ना। अगला देखना आप 0.414, ध्यान से समझना, 0.414 RC बाई RA कितना आएगा, 0.732 के बीच में अगर आ रहा है, ठीक है, 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.41, 0.41 से 0.732। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना होता है, 6, और ज्योमेट्री क्या होती है, OHV, और एग्जाम्पल है बेटा NaCl, ठीक। 0.732 से RC बाई RA 1 तक आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8। वॉइड होता है क्यूबिकल, क्या क्यूबिकल, एग्जाम्पल है CSCl, ऐसा। अब सुनना जरा क्या होता है, जैसे ये सब बना रखे हैं तो इसमें से एक एक्सप्लेन कर देता हूं, NaCl इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। तो NaCl में Cl माइनस FCC यूनिट सेल बनाता है, इसका क्या मतलब है, पूछो पूछो भाई पूछो, इधर 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 पूछो, क्या मतलब है इसका। Cl माइनस कॉर्नर पर और सारे फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, मतलब ये जो ज्योमेट्री है, ध्यान से देखना जरा, ये जो ज्योमेट्री है किसकी, ये जो मैंने सारे एटम, इसके सारे एटम कौन से हैं, ये सारे एटम क्या हैं, ये सारे एटम बेटा Cl माइनस हैं। अब इन दोनों के बीच में देखो खाली जगह है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, ये यहां मैंने एक छोटू सा Na प्लस रख दिया, यहां छोटू सा Na प्लस रख दिया, यहां मैंने छोटू सा Na प्लस रख दिया, कहां पे, इस जगह मैंने Na प्लस रख दिया, इस जगह, ठीक है, यहां मैंने Na प्लस रख दिया, इधर मैंने Na प्लस रख दिया, इधर Na प्लस रख दिया, इस टाइप से, है ना। तो कहानी ये होती है कि एनायन लैटिस बनाता है और कैटायन कहां जाता है बेटा, वॉइड में जाता है, ऐसा होता है, ठीक। अब ये रेंज ऐसी ऐसी ही क्यों आती है, इसको हम डेराइव कर लेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको जीवन में, है ना। बाकी आपको ये डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। पहले मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा दूंगा, फिर मैं डेरिवेशन बताऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, कैसे आते हैं ये, है ना। चलो भाई सवाल कर लो पहले, कैसे करना है, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो सवाल करना सीख लो। कैसे, इफ रेडियस ऑफ A प्लस एंड B माइनस आर 95 एंड 181 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस, मतलब A प्लस क्या है, कैटायन, और इन दोनों में से कौन बड़ा है, देखो इन दोनों में से बेटा कौन बड़ा है, B माइनस बड़ा है, तो B माइनस लैटिस बनाएगा और A प्लस वॉइड में जाएगा, तो कैटायन का मतलब क्या हो गया, ये वॉइड में जाना पक्का है इसका,
तो क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए प्लस मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड। कैसे निकालोगे, आरसी बाय आरए चेक करोगे, छोटी वैल्यू 95, बड़ी वैल्यू 181, लगभग कितना आएगा, आसपास डिवाइड करके चेक कर लो, आसपास बता दो लगभग। देखो 90 बाई 180 कितना होता है आपका 1/2 ना, 0.5, मतलब ये 0.5 के आसपास आएगा, है ना। तो ये जो आने वाला है, ये वैल्यू आने वाली है 0.51 0.52 के आसपास वैल्यू आने वाली है। तो ये किस रेंज में है वो आपको टेबल याद होनी चाहिए, किस रेंज में है, इस रेंज में है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इस रेंज का, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन ए प्लस कितना 6 आएगा। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, बाकी डेरिवेशन तो अभी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, अगला कर लें एक, आ जाओ चलो भाई। द आयनिक रेडियस ऑफ आरबी प्लस एंड आई माइनस आर दिस एंड दिस, कौन बड़ा है, आई माइनस बड़ा है साइज में, है ना। तो आई माइनस लेटिस बनाएगा और उस लेटिस के वॉइड में कौन जाएगा, आरबी प्लस जाएगा। तो आरसी अपॉन आर ए ये निकाल के चेक कर लेते हैं, कितना 1.46 अपॉन 2.16, मतलब 146 अपॉन 216, डिवाइड करो 146 अपॉन 216, मतलब पॉइंट तो लगा ही दो, और 1460 बाय 216, 1460 बाय 216 और 5 का डबल 10 6, मतलब 0.414 से 0.732 की रेंज में आएगा। मतलब इसकी जो रेंज होगी ये निकालोगे ना आप, निकाल के देख ला, 0.414 से 0.732 की रेंज में आएगा। ये इंक्लूडेड वैल्यू है ना, 0.732 की रेंज में आएगा। मतलब क्या है इसका, किस टाइप का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, मतलब NaCl टाइप का आएगा ये, है ना। NaCl टाइप लिख लो, अच्छा लगेगा, NaCl टाइप का आएगा ये, ठीक। तो बी आंसर आएगा इसका, स्ट्रक्चर एग्जिबिट बाय इट इज NaCl टाइप, है ना। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। चलो एक सवाल और करेंगे, फिर उसके बाद मैं डेरिवेशन बताऊंगा। चलो अगला सवाल जेई का सवाल है, क्या, द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आयन अराउंड ए प्लस, देखना x माइनस अराउंड ए प्लस इन सॉलिड AX, ये AX सॉलिड दिया है, इज गिवन इफ द रेडियस ऑफ x माइनस, इसका रेडियस दे रखा है, ये जो बड़े बड़े एटम दिख रहे हैं आपको सामने से, उनका रेडियस है 250 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ ए प्लस, अब ध्यान सुनना, दिख रहा है सही बिल्कुल, ये जो बहुत छोटू सा, देखो कैटायन का रेडियस बहुत छोटा होता है ना, ये जो छोटू सा है, छोटू सा, ये क्या है, ये कैटायन है, और जो बड़े बड़े बना रखे हैं वो क्या है, एनायन है। मतलब आरसी बाय आर ए, ध्यान सुनना, आरसी बाय आर ए, इसकी रेंज क्या होती बताओ जरा, 0.414 से आरसी बाय आर ए क्या होगा, 0.732 तक होगा, समझना बात को, 0.414 से आरसी बाय आर ए क्या होगा, 0.732 तक होगा, सही है ना। और जिसमें से ये इंक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, 0.414 पर अगर आरसी बाई आर ए होता है तो इसका मतलब होता है कि जो कैटायन हम प्लेस करेंगे वॉइड में वो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, वो वॉइड के अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 0.414 से कम रखता तो वो उस वॉइड में फिट नहीं होता, और 0.414 से ज्यादा रखता कहां तक, 0.732 तक, तो वो एक्सपांड होता रहता, मतलब कैटायन बढ़ता जाता, एनायन दूर दूर चले जाते। जब कभी भी स्टेबिलिटी की बात आएगी तो एनायन एनायन और कैटायन कैटायन कांटेक्ट अवॉइड होना चाहिए, कैटायन एनायन को ज्यादा टच करे और एनायन कैटायन को ज्यादा टच करे, तभी स्टेबिलिटी आएगी न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वॉइड कौन सा है, देखो ध्यान समझना जरा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहां से। ये क्या है, ये 3 बॉल पीछे रखी हैं और 3 बॉल आगे रखी हैं, तो किस टाइप का वॉइड है ये, कितनी बार बताया मैंने, किस टाइप का वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल, इसलिए मैंने रेंज ये ली ऑक्टाहेड्रल की। अब इसमें से भी तुम्हें कौन सी रेंज कौन सी वैल्यू लेनी है इस रेंज की, ध्यान से सुनना। ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है यहां पर कैटायन, यहां पर कैटायन इज एग्जैक्टली फिट इन द वॉइड, ठीक है। अगर एग्जैक्टली फिट हो रहा है, जैसे ये फिट हो रहा है, एग्जैक्टली फिट हो रहा है, बिल्कुल फिक्स हो गया है ना, अगर एग्जैक्टली फिट हो रहा है तो वैल्यू लेनी है 0.414, मतलब आरसी बाय आर ए न्यूमेरिकल डेटा अगर आप पुट करना चाहोगे
न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहोगे तो 0.414 लेना पड़ेगा, ना कि 732। ध्यान रखना इस बात का। क्या लेना पड़ेगा? 0.414 लेना पड़ेगा। अब देखो जरा, आरसी तुम्हें निकालना है, मतलब आर ऑफ क्या, ए प्लस निकालना है, तो 0.414 क्या लिखोगे? आर ऑफ एक्स माइनस, यही लिखोगे, इसको उधर ले जाओ एनाइन को। एक्स माइनस का रेडियस कितना है? 250, तो 0.414 इंटू 250, 0.414 इंटू 250, तो आर ए प्लस क्या आ गया? 103.5 आता है, ये आंसर है ना। यूनिट क्या है? पिकोमीटर, तो यहां भी पिकोमीटर। तो फाइनल आंसर है रेडियस ऑफ कैटायन इज 103.5 pm। ये आप बिल्कुल देख लो अच्छे से कैसे सॉल्व किया मैंने। आपको यहां पर रेंज पता थी, उसमें से मैंने कोई परफेक्ट वैल्यू कैसे ले ली? क्योंकि वो जो परफेक्ट वैल्यू होती वही एग्जैक्टली फिट वाली पोजीशन होती। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनना, सॉरी का स्क्वायर, सॉरी का क्यूब, सर्दी बहुत हो गई। देखो रेडियस रेशियो जो मैंने लिखा है इसका मतलब समझो, जब तक मतलब समझ में नहीं आएगा मजा नहीं आएगा। ये जो वैल्यू है ना 0.155, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस वैल्यू पर, अब ये निकालेंगे भी है ना, इस वैल्यू पर ट्राइंगल और वॉइड एकदम फिट है। फिट का मतलब क्या है? फिट का मतलब समझ लो, फिट का मतलब ये ट्राइंगुलर वॉइड है और इसकी जो खाली जगह है यहां पर मैंने एटम ऐसे रखा, वो इन तीनों को टच करेगा, उसका मतलब होता है फिट। वो किस पर होगा? इस वैल्यू पर। जैसे ही तुमने 0.156 से स्टार्ट किया, 0.155 तो फिट वाली थी, आगे बढ़ो 0.156, 0.157, 0.158, 0.159, 0.160, ऐसे बढ़ते जाओ, तो होगा क्या? कैटायन का साइज बढ़ेगा ना। क्यों? आरसी बाई आर ए अगर बढ़ाओगे तो आरसी बढ़ेगा, तो कैटायन का साइज बढ़ेगा, तो ये बॉल और ये बॉल, ये आयन दूर दूर जाने लगेंगे। कब तक? 0.225 तक, जैसे 0.224 तक। जैसे ही 0.225 आएगा वो एक नई ज्योमेट्री एक्वायर कर लेगा, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, उसमें फिट हो जाएगा। फिर आप बढ़ाते जाओ साइज को, कहां तक? 0.413 तक। जैसे ही तुम 0.414 पर आए, मतलब वो एग्जैक्टली फिट हो गया ऑक्टाहेड्रल में। फिर आप बढ़ाते गए कैटायन का रेडियस, जैसे ही 0.731 तक आए, जैसे ही 0.731 से 2 पर आ गए, 0.732 पर आ गए, तो वो क्यूबिकल वर्ड में एक्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन सिखा देता हूं, ध्यान से देखना। ये तो सारी बातें हो गई, सवाल करना सीख गए हम। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर डेरिवेशन। ठीक, ध्यान से देखना। डेरिवेशन ऑफ रेडियस रेशियो। अरे क्या गायब हो गया? देखो जरा क्या लिख रहा हूं मैं, डेरिवेशन लिख रहा हूं यहां पे, डेरिवेशन करके बता रहा हूं आपको पूरा। अगर आपको टेबल अच्छे से याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो करनी ही है, करना ही है वो। मैं एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए डेरिवेशन समझा रहा हूं। सबसे पहला बताओ, रेडियस रेशियो सबसे पहले क्या आई थी? देखना, देखो रेडियस रेशियो बेटा सबसे पहले आई थी आरसी बाय आर ए, 0.155 से 0.225। ध्यान से समझने की बात है ना, मतलब 0.155 एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन थी। तो नंबर 1 में आपको किसका डेरिवेशन बता रहा हूं? ट्राइंगुलर का। ऐसे एक एक करके करते जाएंगे। नंबर 1 इज ट्राइंगुलर वॉइड, ट्राइंगुलर वॉइड। ध्यान से देखना जरा, मेरे पास 3 एटम है, एक, ठीक है, 2 और तीसरा एटम है ये 3। ऐसा है, देख रहा है? 3 एटम है, 1, 2 और 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो हो गए बेटा तुम्हारे एनायंस। ध्यान से सुनना, ये क्या हो गए आपके एनायंस। अब ये जो एनायन है इसका जो वॉइड है ये क्या है बेटा? अरे मैंने इसी का ही लार्जर प्रोजेक्शन बना दिया, ये इसका दिख रहा है आपको ये। अब ये जो वॉइड आपको दिख रहा है, इसके अंदर मैं क्या रख रहा हूं? ध्यान से देखना जरा, इसके अंदर मैं रख रहा हूं एक एटम जिसको हम कैटायन बोल रहे हैं, ऐसा।
ऐसा है ये, देखो दिख रहा है। यही है बेटा एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन, इसी को बोलते हैं एग्जैक्टली फिट, है ना। तुम्हारा रेडियस रेशियो 0.155 था, अगर उससे कम होता तो उसका मतलब क्या था, डायग्राम से समझना। अगर 0.155 से कम रखूंगा मैं, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं 0.155 से कम रखूंगा मतलब ये है ऐसा, ध्यान से देखना। समझना बात को, है ना। ऐसा है, देख लो, दिख रहा है आपको? हाँ, और छोटा बना देता हूं तो और अच्छा लगेगा। ऐसा है ये, देखो। अगर तुम्हारा, क्या बोला मैंने, अगर तुम्हारा रेडियस रेशियो 0.155 से कम है, उसका मतलब है ये कैटायन इनको टच नहीं कर रहा है, सिर्फ एनायन एनायन कांटेक्ट हैं, तो ये आयनिक कंपाउंड अनस्टेबल है। कैटायन को एनायन टच करना चाहिए, एनायन को कैटायन टच करना चाहिए, तभी स्टेबल है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, जैसे ही तुम 0.155 से कम पर हो तो ये है, अब आगे बढ़ो 0.155 पे आओ, जैसे ही तुम 0.155 पर आओगे तो अब ये जो डायग्राम है ये ऐसा हो जाएगा। देखो आरसी बाई आर ए तुम्हारा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब वो इसे टच करने लगेगा। कहां पर? 0.155, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो टच कर रहे हैं ना, ये 0.155 पर आ गए। अब आगे बढ़ो 0.155 से 0.224, ध्यान से 224, वहां तक ये ऐसा ही रहेगा, मतलब 0.15 पर ये फिट हो गया। अब क्या होगा, 0.155 से आगे जाओगे तो ये एटम तुम्हारे दूर होने लगेंगे, ध्यान सुनना, ये एटम तुम्हारे दूर होने लगेंगे, तो अब आपको ऐसा दिखने लगेगा। समझना बात को। 0.155 से कम पर क्या था, एनायन तो टच कर रहे थे। देखो ध्यान सुनना, 3 केस में बता रहा हूं। कौन से 3 केस? ध्यान से, अगर ये समझ गए तो कहानी खत्म है। 3 केस। क्या? पहला केस क्या है, 0.155 से ज्यादा पर क्या होगा, ऐसा होता जाएगा। 0.155 के बराबर पर क्या होगा, मतलब अगर 0.155 आता है तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। अगर तुम्हारा 0.155 आता है तो कैसा दिखने वाला है, 0.155 आता है तो ऐसा दिखने वाला है, मतलब एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन होगी। ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन होगी। कहां पर? 0.155 पर। अब आप कहां चले गए थे, 0.155 पर खड़े हो, यहां से हम नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे। मान लो 0.155 से नीचे आते तो क्या होता, कैटायन छोटा रहता, एनायन बड़ा रहता, और ये बीच में ऐसा रहता हवा में, ये किसी को टच नहीं करता, ये किसी को टच नहीं कर रहा, ना ये, ना इसको ना इसको ना इसको, किसी को टच नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप 0.155 से ज्यादा जाओगे, सुनो, जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसको मैंने बढ़ाया तो ये एटम तो दूर दूर जाएंगे ना, जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया तो ये एटम दूर दूर जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, एक खाली जगह में कोई बैठा हुआ है, वो अपने हाथ फैलाने लगे तो वो दूसरी चीज तो दूर जाएगी ना, सीधे सा, है ना। तो ये एटम दूर दूर जाएंगे। समझ गए तीनों सिचुएशन। हमें कैलकुलेशन किसकी करनी होती है, एग्जैक्टली फिट सिचुएशन की, है ना। हमें कैलकुलेशन बेटा किसकी करनी है, एग्जैक्टली फिट सिचुएशन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन हम बना लेते हैं। देखो ये है तुम्हारा एग्जैक्टली फिट सिचुएशन, ऐसा। ये है बेटा एग्जैक्टली फिट सिचुएशन। अब निकाल लेते हैं अपन, क्या निकालेंगे, ध्यान से देखना। हम एक काम करते हैं, आरसी बाई आर ए मुझे निकालना है। मुझे बताओ जरा, अगर मैं आपसे बोलूं इसके सेंटर से इसकी सेंटर तक का, ठीक है, या एक काम करो, इसके सेंटर से इसका सेंटर ले लूं, ऐसा ले लेता हूं, इसके सेंटर से इसका सेंटर, और जहां ये टच कर रहे हैं ये ले लूं और ये ले लूं, ऐसा ले लेता हूं। ये 3 लाइनें मैंने खींची थी, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो ये और ये, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक रेडियस आर होगी, ये हमें पता है। और ये रेडियस किसकी है, बड़े एटम कौन से हैं, ये है तुम्हारा बेटा क्या, एनायन, और छोटू वाला क्या है तुम्हारा, ये क्या है, कैटायन। ठीक है, छोटू वाला क्या है, कैटायन, व्हाइट वाला। अब ध्यान से सुनना, एनायन क्या है तुम्हारा, आर। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी होगी ये। अब बताओ ये क्या होगी,
यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, नहीं सॉरी ये वाली नहीं, उल्टा बोल दिया, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये क्या होगी, आरसी प्लस आर ए। पूछो कैसे? यहां से देखना, यहां से यहां तक, इधर तक ये है आर ए, और ये छोटू वाले की भी तो होगी आरसी, रेडियस ऑफ कैटायन है ना, तो ये कहानी है, तो आरसी प्लस आर ए। ठीक, ये एंगल मुझे बता दो कितना होगा, ये एंगल होगा बेटा 30 डिग्री। क्यों? अगर मैं इसका पूरा एंगल बोलूं ये, तो ये एंगल पूरा 60 डिग्री है ना, ये वाला पूरा, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो उसका आधा जा रहे हो ना 30 डिग्री, है ना, तो ये एंगल 30 डिग्री। तो ये एक तरीके से ऐसा बन गया, ट्रायंगल बाहर निकाल रहा हूं मैं, कैसा? ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ऐसा दिखेगा। बात समझना ध्यान से, है ना, थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूं आपको सारी चीजें, कोई नहीं समझाएगा ये सारी चीजें, है ना। देखना ऐसा, ये एंगल क्या है तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक, ये 30 डिग्री है, नीचे का ये बेस क्या है आर, क्योंकि ट्रायंगल आप ऐसे घुमा लो ना, ये हाइपोटेन्यूज क्या है आर सी प्लस आर ए, तो यहां लिख रहा हूं cos 30 क्या, आर क्या है ये आपका, आर ए है एनाइन का रेडियस है ना आर ए, तो आर ए अपॉन आर सी प्लस आर ए, यही लिखूंगा मैं। ठीक, अब cos 30 कितना होता है बताओ? cos 30 होता है √3/2, सही ना, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2 है ना, ये आ गया आपका आर ए अपॉन आर सी प्लस आर ए। अब ये आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका 0.155, कर लेना एक बार सॉल्व, आर सी बाई आर ए 0.155 आएगा। तो यही है बेटा तुम्हारा एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन, समझ गया बात को? ये क्लियर? तो ट्रायंगल के बीच में, मतलब 3 एटम के बीच में एक एटम रखा, वो एटम क्या है कैटायन, और ये सब क्या है एनायन। तो मैंने आरसी बाय आरएस को निकाल के बता दिया, कोई भी जरूरत नहीं है इस डेरिवेशन की, सिर्फ रेडियस रेशियो की टेबल को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इस डेरिवेशन वाले पार्ट को स्किप भी कर दोगे तो भी कोई समस्या नहीं आने वाली, सवाल आप बना लोगे एग्जाम में, मैंने आपको सवाल बनाना पहले ही सिखा दिया है ना। ये तो सब अंडरस्टैंडिंग के लिए सीख रहे हैं अपन, है ना। अगला देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला वॉइड खत्म, अगला वाला टेट्राहीड्रल वॉइड, कौन सा? सेकंड नंबर पे डेरिवेशन किसका देख रहे हैं? टेट्राहीड्रल, ठीक है। तो दूसरा है बेटा क्या? टेट्राहीड्रल वॉइड, ध्यान से सुनना, टेट्राहीड्रल वॉइड, जिसको क्या बोलते हो? टीएचवी। टीएचवी कैसे बनता है बताओ जरा? 3 एटम बेटा एक प्लेन में, 3 एटम एक प्लेन में, एक एटम इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है, और ये जो वॉइड दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान समझ लो, ये जो वॉइड है देखो ये ऐसा रखा है, ये जो वॉइड दिख रहा है ये इसके अंदर ये वाला, ठीक है, साइड से भी देख लो, इधर से भी देख लो, ये वाला जो वॉइड है इसके अंदर मैंने एक एटम रखा है ना, तो उसके अंदर मैंने एटम रखा है तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान से देखना, आपको ऐसा दिखेगा, एक एटम ऐसा, ठीक है, दूसरा एटम ऐसा, ठीक, तीसरा एटम ऐसा, बात को समझना जरा, है ना, और चौथा एटम ऐसा। इन चारों के बीचों बीच एक क्या रखा है आपका? इन चारों के बीचों बीच यहां पर ये रखा है आपका टेट्राहीड्रल वॉइड, मतलब इस वॉइड में कैटायन रखा है, समझना बात को, है ना। ये अंदर है, ऊपर से नहीं दिखेगा आपको बेटा, ये ऊपर से थोड़ी दिखेगा, ये ऊपर से नहीं दिखेगा, क्यों ऐसा है? ये पीछे बेटा ये एटम रखे 3, ठीक है, और आगे ये एटम एक रखा है ऊपर, सामने से थोड़ी दिखेगा, सामने से नहीं दिखेगा, वो तो आपको मैंने ऐसे बना के बता दिया कि अंदर है ये इसके, क्योंकि ये कवर कर लेगा ऊपर से। देखो जब आप इसको देखोगे तो सामने से थोड़ी दिखेगा, आप साइड से देखोगे तब दिखेगा आपको। देखो ये जो वॉइड दिख रहा है ये वाला, है ना, ये अंदर इधर ये, ठीक है, तो आपको सामने से वॉइड नहीं दिखेगा, वो तो हम डायग्राम बना रहे हैं तो आपको ऐसा दिख रहा है। तो अगर मैं इसका अरेंजमेंट ले लेता हूं, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इसका अरेंजमेंट ले लेता हूं तो कैसा लूंगा? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री आप बता दो क्या होती है। मान लो मेरे पास 4 चीजें हैं, एक ए है,
एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो टेट्राहीड्रल में एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। वो 4 एटम के बीच का होता है, ठीक है। अब जो तुम वॉइड रखोगे, वॉइड तो बीचों बीच आता है, तो वो जो एंगल है ना वो आधा हो जाएगा। कैसे? जैसे तुम्हारा, ध्यान से देखना, तुम्हारा इनके बीच का एंगल कितना है? 109.5 है ना, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। लेकिन जो बीच में एटम रखोगे वो तो बीचों बीच आएगा ना, मतलब इसका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब 109.5 का हाफ आ जाएगा वो, है ना। 109.5 का क्या आ जाएगा? हाफ एंगल आ जाएगा। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो जैसे ये आपका क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये आपका हो गया वॉइड, ठीक है, जहां पे कैटायन रखा, और ये हो गया आपका एनायन, ठीक। इस तरीके से एनायन ऊपर एक रखा है, ये दोनों ले रहा हूं मैं पीछे वाले। एक एनायन आपका ऐसा रखा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 एनायन हो गए और ये वॉइड हो गया। मतलब कुछ ऐसा आएगा आपका, यहां से लेकर यहां तक की रेडियस, ठीक, और यहां से लेकर यहां तक की, देखना ये ऐसा, और यहां से यहां तक देखो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा देखो। मतलब एक आपका ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा ये, ठीक। ये 2 एटम हो गए ये दोनों, और ये हो गया आपका ये, और इनके बीच का एंगल, ये जो ट्रायंगल है ना, आप बाहर निकालो, तो इनके बीच का एंगल ये जो होगा वो होगा θ/2। अगर ये टोटल थीटा बोलते हो, इसको थीटा बोलोगे, तो ये एंगल होगा θ/2, ठीक है। अब कैसे लिखोगे? ये जो रेडियस है ये तो क्या है? RA, और यहां से यहां तक क्या है? इन दोनों एटम को टच कर रहे हैं ना, मतलब RC + RA। ये समझे? ध्यान समझ लो, ये RC, ये RA और ये RA, है ना, ऐसा। तो sin θ/2 आ जाएगा क्या? RA अपॉन RC + RA, और थीटा आपका 109.5 है, वो पुट करोगे, फाइनल आंसर निकला, निकाल के देख लेना। RC/RA आपका आएगा 0.414, ठीक। कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो समझ लो, है ना, मतलब ये यहां तक कैसे पहुंच रहे हो, बाकी फाइनल तो कर ही लोगे। अगर तुमने टेट्राहीड्रल वॉइड माना है तो एंगल 109.5 का आधा होगा, बीचों बीच रख रहे हो ना भाई। एटम का एंगल, इन चारों एटम का एंगल 109.5 है, वॉइड का थोड़ी 109.5 होगा, वॉइड तो बीचों बीच होगा, तो उसका आधा हो जाएगा एंगल। तो θ/2 लिख रहा हूं इसलिए। ये क्या है आपका? RA इतना, और ये क्या है? RC + RA। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूं ऐसा दिखेगा। अगला देखो बेटा, ऑक्टाहीड्रल। मैं फिर बोल रहा हूं, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वही देखें। कौन सा वाला पार्ट? ये डेरिवेशन वाला। आपको रेडियस रेशियो की टेबल याद करनी है, मतलब करनी है, ठीक है, जेई मेन और नीट वाले बच्चे। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि समझ में आए कि हो क्या रहा है, रेडियस रेशियो ऐसी क्यों आई है। अगला देखो बेटा, ऑक्टाहीड्रल, ध्यान से देखना। अगला क्या है? ऑक्टाहीड्रल वॉइड। अब ये जो ऑक्टाहीड्रल वॉइड है, तीसरे नंबर पे, ऑक्टाहीड्रल वॉइड, OHV लिखते हैं। ऑक्टाहीड्रल वॉइड क्या होता है पहले तो मुझे ये बता दो। 4 एटम एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, क्या बेटा इसी को ऑक्टाहीड्रल वॉइड बोलते हैं? देखो, क्या तुम इसको ऑक्टाहीड्रल वॉइड बोलोगे? बिल्कुल सही है। अब देखना जरा, ये जो ऑक्टाहीड्रल वॉइड है, ये जो ऑक्टाहीड्रल वॉइड है, यहां जो बीचों बीच आपको जगह दिख रही है, ये यहां से दिख रही होगी, ये दिख रही खाली जगह। अगर मैं यहां पर एटम को प्लेस कर दूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां एटम को प्लेस कर दूं, कैटायन को प्लेस कर दूं, तो आपको बेटा कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना, अब मैं अरेंजमेंट बना रहा हूं, आपको दिखेगा ऐसा। 4 एटम एक प्लेन में, तो 4 एटम मैंने एक प्लेन में बना दिए, ठीक है, 4 एटम बेटा एक प्लेन में हो गए। एक ऊपर एक नीचे होता है, वो मैं बना नहीं रहा हूं, वो नहीं बना रहा मैं। 4 एटम एक प्लेन में, मुझे पता है एक नीचे एक ऊपर होगा, और इसमें जो वॉइड होगा खाली जगह, वहां पे मैं एक एटम रखूंगा ऐसा। और अगर 4 एटम, ये एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन है, 0.414 पर ये आपका, सॉरी 0.225 होगा, ये 0.414 मैंने गलत लिख दिया, रुको एक मिनट, 0.155 यहां था,
ये गलत लिख दिया, इसको सही कर लो। 0.225 आता है ना, टेट्राहीड्रल है ये। 0.414 नहीं आता है, 0.225 आता है, 0.225 आता है। इसको करेक्ट कर लेना आप, है ना। अगला, यहां पर ऑक्टाहीड्रल वॉइड OHV की मैं बात कर रहा हूं, ठीक, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कैसे आया, ये डायग्राम का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। मेरे पास ऑक्टाहीड्रल वॉइड था, ये ध्यान से समझना बात को, है ना, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। देखो ऐसा था, ये ऑक्टाहीड्रल वॉइड है, ठीक है। 4 एटम एक प्लेन में, 1 2 1 2 ये हो गए, और 3 4, ये 4 एटम एक प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे है। अगर मैं ऊपर वाले एटम को, सामने से देखना, अगर मैं इस वाले एटम को बाहर खींच लूं, किसको, इसको बाहर खींच लूं, तो ऐसा डायग्राम दिखेगा जो तुम्हें दिख रहा है। देखो इस वाले एटम को अगर मैं बाहर खींच लूं तो 4 एटम एक प्लेन में तो दिखेंगे ना आपको। देखो 1 2 3 और 4, ये अगर बाहर खींच लूं ये वाला, ठीक, तो वही है। मैंने ये बाहर वाला बाहर खींच लिया तो अंदर मुझे कैटायन चमकता हुआ दिखेगा, एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन आएगी। अब देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे RC + RA। और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये है आपकी RA, ठीक। और यहां से मैं इसको जोड़ दूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एंगल कितना है, ध्यान सुनना, ये एंगल क्या है, ये एक स्क्वायर जैसा होता है ना, चारों एटम एक प्लेन में ना, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का हाफ क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। इतना तो पक्का है। तो ये एंगल क्या है, ये वाला 45 डिग्री। तो मैं इसको बाहर निकाल के बना रहा हूं, किसको, ये ट्रायंगल को, ऐसा ऐसा, ठीक है, और ऐसा। देखो इस तरीके से मैंने ट्रायंगल बना दिया। ये एंगल कितना है बेटा, 45 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, RA, और ये क्या है, RC + RA, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, RA, और ये क्या है, RC + RA, ये वाली वैल्यू है। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू RA अपॉन, नहीं sin 45 नहीं, cos 45 लगाओ, है ना। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू RA अपॉन RC + R, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां से तुम RC बाय RA निकालोगे, सॉल्व करके देखना, तो ये आएगा 0.414, क्योंकि ये 1/√2 होता है ना, और √2 होता है 1.414, सॉल्व करना 0.414। मतलब अगर तुम्हारा ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री एक्वायर हो रही है, अगर तुम्हारा ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री एक्वायर हो रही है, तो 0.414 इज एग्जैक्टली फिट सिचुएशन। इसलिए पीछे जो मैंने जेई का क्वेश्चन कराया था 103.5 पिकोमीटर, जिसका आंसर आया था, वो एग्जैक्टली फिट वाली यही सिचुएशन थी, इसलिए मैंने आपको समझाया। अगर तुम्हें 0.414 से ज्यादा रेडियस रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये एटम फैलेगा, बड़ा होगा व्हाइट वाला, और ये पिंक वाले दूर होते जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी, ध्यान से देखना। अगर मैं 0.144 से आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे थोड़ी देर बाद सिचुएशन ऐसी नजर आएगी कि ये एटम दूर दूर होते जाएंगे, ऐसा, ये एटम दूर दूर होते जाएंगे, और कैटायन जो है वो बड़े साइज का होता जाएगा, ऐसा। तो ये क्या करेगा, इन सबको दूर दूर करता जाएगा, ऐसा होता है ना। समझ गए बात को। आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो फिर से देख लेते हैं। 0.155 क्यूबिक ट्रायंगुलर वॉइड के लिए 0.155, 0.225 किसके लिए, टेट्राहीड्रल के लिए, 0.414 किसके लिए, ऑक्टाहीड्रल के लिए, और एक लास्ट और बचा है क्यूबिकल, इसका भी रेडियस रेशियो हम निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, अगर हम क्यूबिकल का रेडियस रेशियो निकालें तो केस कौन सा है आपका, 4 है। ध्यान से देखना, केस नंबर 4 क्या ले रहा हूं मैं, क्यूबिकल वॉइड ले रहा हूं, ठीक है। क्यूबिकल वॉइड कहां आता है, पहले तो ये बता दो, बताया था मैंने आपको, सिंपल क्यूबिक में आता है। ध्यान से देखना जरा आप, है ना, क्यूबिकल वॉइड कहां आता है, सिंपल क्यूबिक में आता है। देखो ऐसा बेटा, ये है आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दिख रही है आपको सामने से, देखो ये है बेटा आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है बेटा आपकी ये।
अब इस यूनिट सेल के बीचों बीच कितना बड़ा वॉइड है भाई, ये देखो, दिख रहा हूं मैं, दिख रहा हूं। तो ये जो जगह है ना, कौन सी वाली, ये बीचों बीच ये वाली जगह, यहां मैं एक एटम रख रहा हूं, ठीक है, जो कि कैटायन है। अगर मैं यहां पर बेटा एटम रखता हूं तो कैसा दिखेगा, देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होता था, 4 एटम एक प्लेन में, 1 2, इन 4 के ऊपर 4 आएंगे, ये जो 4 में बना रहा हूं, इन 4 के ऊपर 4 आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना, इन 4 के ऊपर 4 आएंगे। ऐसा, ये 4 हो गए, इन 4 के ऊपर 4, बाकी 4 मैं नहीं बना रहा हूं, सिर्फ यही बना रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना। चलो देखना ध्यान से, मैं सिर्फ यही 4 बना रहा हूं, इन 4 के ऊपर 4 होंगे ना। कैटायन कहां प्लेस होगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ऊपर ले लो, है ना। कैटायन कहां होगा बेटा, बीचों बीच, ठीक है, एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन में होगा ये ऐसा। अब ध्यान से सुनना, जब तुमने ये 4 एटम नीचे वाले लिए और इसके 4 एटम ऊपर वाले लोगे, है ना, चलो एक काम करते बना ही लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा पूरा, है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा हूं, 4 एटम ये हो गए, 4 एटम ये हो गए, कितने हो गए, 4, ऐसा। तो ये 4 एटम आपके ऊपर हो गए, ठीक, ऐसा। ये आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जो मैं आपको दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था मैं, एक बार फिर से समझेंगे, समझ के जाना अच्छे से। देखो ये जो 4 एटम है, ध्यान से देखना, ये जो 4 एटम है ये बेटा कहां रखे हुए हैं, पीछे वाले, और बाकी 4 कहां हैं, ये सामने वाले, फ्रंट वाले, ऐसा है ये, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। 4 एटम पीछे हैं, 4 एटम फ्रंट में है। अब जो सामने से खाली जगह दिख रही है कौन सी, ये जो बीचों बीच खाली जगह दिख रही है, वहां मैंने एक वॉइड, वहां पे मैंने एक एटम रख दिया, कैटायन। देखो ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, देखो देखो देखो, ये जो खाली जगह यहां दिख रही है, यहां मैंने एक एटम रख दिया। अगर मैंने यहां एक एटम रख दिया व्हाइट वाला, मतलब कैटायन मैंने प्लेस कर दिया है, तो अब देखो क्या होगा, ये जो कैटायन है ये कहां जाएगा, ध्यान से सुनना, ये कैटायन जाएगा बॉडी सेंटर पर। कहां जाएगा, बॉडी सेंटर पर, ठीक। और ये जो एनायन है, ये क्या है आपके, ये एनायंस क्या हैं, ये हैं कॉर्नर, क्या है, कॉर्नर्स हैं। और ये बॉडी सेंटर पर क्या है, कैटायन है। अब मुझे आप एक बात बता दो, अगर बॉडी सेंटर पर कैटायन है, 2 एनायन कॉर्नर हैं, तो क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, ऐसा। ये क्या हो गया, बॉडी डायगोनल, देखना ध्यान से, समझना बात को, है ना। ये हो गया बॉडी डायगोनल, ये क्या हो गया, बॉडी डायगोनल। एक और क्या हो गया, बॉडी डायगोनल, ऐसा, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल हो गया, और बीचों बीच क्या रखा है, ये व्हाइट वाला, क्या है ये आपका, कैटायन, ऐसा रखा है ये। इस तरीके से, ठीक। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस के बारे में बात करूं, तो ध्यान से देखना जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये क्या है, √3 है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये है √3a पूरी, ठीक है, ये √3a है। मतलब यहां से लेकर आधी डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस, ये क्या होगी, RA, और ये क्या होगी, RC। यहां से आधी डिस्टेंस RC + RA ले रहा हूं मैं, है ना, ध्यान से सुनना जरा, RC + RA, आधी डिस्टेंस कितनी होगी, √3a तो पूरी है, उसकी आधी ले लो, ठीक है, उसकी आधी, मतलब यहां से यहां तक की, ठीक, देखते जाना। आधी डिस्टेंस क्या होगी, √3a/2,
आधी डिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? इसको मैं थोड़ा साइड कर रहा हूं, ध्यान से समझना जरा बात को, है ना। यहां कर लेता हूं, देखते जाना। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, एटम आपस में टच करते हैं, देखो कॉर्नर तो टच करते हैं ना आपस में, है ना। तो क्या होगा, यहां पर मैं एक और बना रहा हूं, कॉर्नर आपस में टच करते हैं, क्यों, ये ऊपर वाला कॉर्नर है इसका, देखते जाना ध्यान से, है ना, ऐसा। इस तरीके से लिख रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं ना। ये वाला इसे भी टच करेगा, तो इसको थोड़ा खिसकाना पड़ेगा हमें, टच करा के दिखाना पड़ेगा, है ना। देखना ध्यान से, डायग्राम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, हल्का सा। ये नहीं, इतना एडिट नहीं। हम्म हम्म, हम्म। देखो जरा, समझना जरा बात को एक बार, है ना। ये पूरा का पूरा, ये कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर, ये कॉर्नर, ये कौन सा कॉर्नर है, अगर इस रूम का ऊपर वाला ये कॉर्नर है तो वहां नीचे वाला कॉर्नर है, मतलब डायगोनली अपोजिट। क्यों, इसको मैंने पहले से ही बता दिया कि ये √3a/2, सॉरी √3a क्या है, ये है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, और उसका आधा क्या लोगे, √3a/2, बॉडी डायगोनल का आधा। और ये दो एटम भी तो टच कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा होगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, मतलब देखना RA यहां से यहां तक क्या है, ये एज लेंथ A है। सिंपल क्यूबिक है, यूनिट सेल, उसके अंदर तुमने उसकी क्यूबिकल वॉइड में रखा है ना। मतलब दो रिलेशन आएंगे आपके, क्या, ध्यान से देखना, दो रिलेशन आपके क्या क्या आएंगे, ध्यान से समझना जरा बात को, ठीक है। दो रिलेशन क्या क्या आएंगे, ध्यान से देखना। पहला रिलेशन इधर से RA + RA = A, मतलब 2RA = A। दूसरा रिलेशन RC + RA = √3a/2, ठीक है। RC + RA = √3a/2। RA को मैं यहां से a/2 पुट कर रहा हूं, ठीक है, RA को a/2 और √3a/2 इस तरीके से, ठीक है, सही है। तो RA को मैंने क्या रखा, सही है। तो अरे बहुत आसान है, ये हो गया RC + a/2, उधर गया -a/2, a/2 कॉमन लिया, √3 - 1 0.732, सही है कि कुछ गड़बड़ किया है। ये RA और ये RA 2RA, हाँ सही ना, anion का 2RA, और RC + RA, सही तो है, एकदम परफेक्ट है। तो यहां से आपका RC आ गया, ठीक है, यहां से RC आ गया, और RA आपने a/2 निकाला ही है, ठीक। मतलब RC/RA, आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, इसको और इसको, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। या थोड़ा साइड कर लो हल्का सा, मतलब क्या है, देखो यहां से RC निकालोगे, यहां से RA निकालोगे, a/2 सॉल्व करोगे तो RC/RA आपका आ जाएगा 0.732, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो मेरा मेन मोटिव ये था आपको बताना कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती, थोड़ी मतलब मैथ्स लगती है इसमें। देखो इसमें भी एंगल वेंगल लग रहे हैं, इसमें भी एंगल वेंगल लग रहे हैं, इसमें भी लग रहे हैं, तो ये सब लगते हैं एंगल, है ना। इतना तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप जेईई एडवांस के लिए थोड़ा फोकस्ड हो तो कर सकते हो, है ना, समझ गए। तो आज हमने क्या पढ़ लिया भाई, लोकेशन ऑफ वॉइड पढ़ ली, ध्यान से देखना जरा क्या क्या पढ़ा।
सबसे पहले वेलकम, एक बार रिवाइज करा देता हूं। लोकेशन ऑफ वॉइड हमने पढ़ी एफसीसी में। बॉडी सेंटर एच सेंटर पे ऑक्टाहीड्रल बनता है, बॉडी डायगोनल पे टेट्राहीड्रल बनता है। कितने होते हैं, क्या रिलेशन होता है ऑक्टाहीड्रल टेट्राहीड्रल में अगर नंबर ऑफ एटम कोई दिए हों? जैसे आपका एज सेंटर वाला एक बताया था मैंने, बॉडी सेंटर वाला बताया था, टीएचवी का बता दिया, ठीक है, एमआई स्टार पॉइंट लिखा, कब ऑक्टाहीड्रल कब टेट्राहीड्रल आपको सोचना है, ठीक है, केस 1 केस 2 सीसीपी एचसीपी वगैरह ये सारे, है ना। ये आपका क्वेश्चन इस टाइप के कई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के सवाल। फिर हम चले रेडियस रेशियो पे, आयनिक कंपाउंड के बारे में कैसे एनालिसिस करते हैं। अगर कोई आपको कैटाइन दिया जाए, एनाइन दिया जाए, तो उसके आरसी मतलब कैटाइन की रेडियस और उसके आरए मतलब एनाइन की रेडियस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन सी ज्योमेट्री एक्वायर करेगा। इनमें ये वाली ज्योमेट्रीज होती हैं। अगर 0.155 से 0.225 तक होता है तो ट्रायंगुलर, 0.225 से 0.414 तक होता है तो टेट्राहीड्रल, 0.414 से 0.732 तक होता है तो ऑक्टाहीड्रल, और 0.732 से 1 तक होता है तो क्यूबिकल। ये आपको याद करना है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे। अब ये कैसी वैल्यूज आई, इनका मतलब क्या है? 0.155 एग्जैक्टली फिट सिचुएशन होती है। जैसे ही आप 0.155 से आगे बढ़ते जाओगे तो वो जो कैटाइन है वो बढ़ता जाएगा, तो एनाइन एनाइन कॉन्टेक्ट हटता जाएगा, लूज होता जाएगा, ऐसा। जैसे ही 0.225 पर पहुंच जाओगे नई ज्योमेट्री एक्वायर हो जाएगी जिसको टेट्राहीड्रल बोलते हैं। कहां तक चलेगी वो? 0.413 तक चलेगी। फिर जैसे ही 0.414 पर आ जाओगे ऑक्टाहीड्रल में समा जाओगे, मतलब वो जो आयनिक कंपाउंड है वो ऑक्टाहीड्रल शेप ले लेगा, मतलब उसका जो वॉइड है कैटाइन है वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड में जाने लगेगा। कहां तक? 0.731 तक। जैसे ही 0.732 तक पहुंचे तो अब नया ज्योमेट्री आ गया, क्यूबिकल, मतलब जो कैटाइन आप प्लेस कर रहे हो वो क्यूबिकल वॉइड में जाएगा। कहां तक? 0.99 तक। जैसे ही 1 पहुंचोगे हो सकता है कुछ अलग हो जाए, है ना। तो ये 3 4 6 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, इनकी ज्योमेट्री है। किसकी है ये? ज्योमेट्री ऑफ वॉइड। वॉइड मतलब कैटाइन। कैटाइन जहां प्लेस करोगे उसके बारे में बता रखा है आपको ये, है ना। कुछ एग्जांपल लिखे थे मैंने इसके बाद। और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कैटाइन का रेडियस दिया जाए, एनाइन का रेडियस दिया जाए, दोनों को आप डिवाइड कर लो, चेक कर लो रेडियस रेशियो की टेबल में कहां पर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। ठीक, इस टाइप से सवाल करना था। ये जेई एडवांस का एक मैंने सवाल करा दिया था, फिर मैंने आपको इसके डेरिवेशन बताए। अब जेई मेन, ध्यान से सुनना, जेई मेन और नीट वाले बच्चे डेरिवेशन के बाद कुछ ना देखें। ठीक, ये डेरिवेशन मैंने करके बताया है किस तरीके से एंगल वगैरह सिलेक्ट करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जेई मेन और नीट के बच्चे यहां से बिल्कुल ना देखें। ठीक, और आखिरी में हम आपको बस एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं जो मेरे दिल में बहुत दिनों से थी और मैं कहना चाह रहा था, कह नहीं पा रहा था। ठीक है, आप यहां तक आए, सभी लोगों को बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू कि आप आए और आप आज आपने हमसे रेडियस रेशियो के बारे में काफ़ी चर्चाएं करी। मैंने आपको क्लियर समझाया वॉइड कैसे बनते हैं, लोकेशन ऑफ वॉइड एफसीसी में किस तरीके से क्रिएट होते हैं, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करे। मतलब रेडियस रेशियो और वॉइड, ये 2 चीजें आज हमने समझी। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स, और उसका एक और मतलब एक लेक्चर आपका सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स का लगेगा और एक लेक्चर आपका लगेगा डिफेक्ट्स का। मतलब आपकी सॉलिड स्टेट एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, सॉलिड स्टेट फिनिश। ठीक, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।